morning all of you, welcome to Perfection IAS YouTube channel. So today we are going to see 7th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. ये सारे टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक करा है और इन टॉपिक से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बीच बीच में मैंने यूपीएससी और बीपीएससी के भी पुराने क्वेश्चंस पुट किए हैं ताकि आप उसे अंदाज़ा लगा पाए कि करंट अफेयर से किस तरीके से सवाल आते हैं। तो एक एक करके हम सबको सारी स्लाइड्स को देखेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में ये स्कीम से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, बिहार से रिलेटेड है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस टॉपिक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है स्कीम कौन सा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। तो इसके बारे में है, पर एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है? एनपीएस ऑन मुद्रा लोन हैव कम डाउन इन 2023 से 2024 सेज निर्मला सीतारमन। मतलब निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि जो एनपीएस है मुद्रा लोन से रिलेटेड वो लगातार कम हुए लास्ट के कुछ ईयर्स में। ठीक है, तो एक बार एनपीएस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मतलब जो लोन बैंक्स के दिए हुए वापस नहीं आते उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बैंक्स के जो एनपीए है वो लगातार कुछ ईयर्स में कम हुए, मतलब हमारे बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब उनको दिया हुआ, उन्होंने जिसको भी अपना लोन दिया उनको टाइमली वापस मिल गया है। बैंक्स में भी पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक का हमेशा एनपीए ज़्यादा रहा है प्राइवेट बैंक के मुकाबले, क्योंकि प्राइवेट बैंक बहुत ही सोच समझ के किसी को लोन देती है। पर अब क्या देखा गया है लास्ट के कुछ ईयर्स में कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही बैंक्स के जो एनपीए है वो कम गए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम गए, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करी है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ये कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। आज की क्लास में ये एक एक्स्ट्रा है कि जो मुद्रा लोन से रिलेटेड एनपीए थे वो भी कम गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कल एक तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि योजना है क्या, मुद्रा योजना है क्या। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको PMMY कहते हैं, इसे सिर्फ मुद्रा योजना भी कह देते हैं और ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आपको मुद्रा से समझ में आ रहा होगा कि जरूर ये किसी फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब कुछ पैसे देने से रिलेटेड है। तो इसमें पैसे दिए किसको जा रहे हैं? इसमें पैसे दिए जा रहे हैं जो कल मैं आपको बता चुका हूँ, MSME, मतलब इसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिए जा रहे हैं। किसको? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। जिसने भी मेरी कल की क्लास नहीं देखी है वो देख लेगा MSME के बारे में, तो ये समझ जाएगा। तो इसमें जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसमें इसको पैसे देने की बात करी गई है। तो इसका एम क्या है? इसका एम है फंड द अनफंडेड, मतलब ये अनफंडेड रह जाते हैं जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो अनफंडेड रह जाते हैं, उनको कोई फंड नहीं देता। तो ये उनको फंड करने के लिए, किसके लिए? उनको फंड करने के लिए मुद्रा योजना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड लोन्स टू नॉन फार्म माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो भी छोटे उद्योग है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको लोन देने से रिलेटेड है। कब लॉन्च हुआ? 2015 में। तो एक बार आप इसको ओवरऑल देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना से रिलेटेड जो मुद्रा का जो डैशबोर्ड था, मतलब इसकी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ये मैंने लगा दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने अमाउंट 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा सैंक्शन कर दिया है। 1,15,000 से ज़्यादा इन्होंने डिस्बर्स भी कर दिया। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने एक तरीके से डैशबोर्ड इसका लगा दिया है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, मुद्रा लोन्स में ये 3 टाइप के लोन्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 3 टाइप के लोन्स के बारे में बात करते हैं। पहला इज शिशु लोन, ये आपको याद होने चाहिए। सेकेंड इज किशोर लोन, और थर्ड इज किशोर लोन, एंड थर्ड इज तरुण लोन। इसमें ये 3 टाइप के एंटरप्राइजेस की बात करें जो एकदम छोटे एंटरप्राइजेस हैं, एकदम छोटे हैं, जिनको ज़्यादा लोन्स की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैक्सिमम 50,000 तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, किशोर के अंडर जो थोड़े से बड़े इंडस्ट्री है, मतलब थोड़े से बड़े उद्योग है, उनके लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन की बात करी जा रही है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख लोन तक की बात करी जा रही है। तो मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि मुद्रा योजना में मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। कितने तक का? मुद्रा योजना में मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन लेंगे। और मुद्रा योजना किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। किसके फाइनेंस के लिए? ये फाइनेंस है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो मुद्रा नाम से याद रहेगा, मुद्रा मतलब पैसे किसको देने हैं। ठीक है, तो किसको देने हैं? माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कल मैंने फेम के बारे में बताया था आपको, फेम। तो फेम के लिए आप क्या टिक करेंगे? जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती है, हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करती है, तो वो उसके लिए आप टिक करेंगे फेम योजना। ठीक है, मुद्रा योजना के लिए फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स को आपको पकड़ के चलना होगा। मुद्रा योजना फाइनेंस से रिलेटेड है, माइक्रो एंड स्मॉल, कहीं पे भी आपने माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री देख लिया, एंटरप्राइजेस देख लिया, उसको आपको चुपचाप आग बंद कर टिक करके आना है। फेम में क्या है? फेम है
जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो चीज़ें, हाइब्रिड व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें, ऑयल को कम करने से रिलेटेड चीज़ें, एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने से रिलेटेड चीज़ें, वो फेम स्कीम में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, शिशु, किशोर और तरुण, ये जो इंपॉर्टेंट थे इसके बारे में, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुद्रा योजना का एम क्या है, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हमें डाउट लग रहा है, ये हमें सही भी लग रहा है और लग रहा है कि हो सकता है इससे भी सुटेबल कोई आंसर हो। ठीक है, तो इसको भी एक बार डाउट में रखते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मोस्ट सुटेबल जो होगा उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, सेकंड होगा प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स। ठीक है, ये फार्मर से रिलेटेड है क्या? नहीं, फार्मर से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मैंने इसमें तो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो कुछ बात ही नहीं करेगी है, तो इसे हटा देंगे। सी ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग पेंशंस टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन। क्या ये पेंशन से रिलेटेड है क्या? तो पेंशन से रिलेटेड भी बिल्कुल नहीं है। डी इज फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एमएसएमई से मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट तो होगा और स्किल भी जनरेट होगा। ठीक है, स्किल भी मिलेगा और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। पर इसका ये तो बाय प्रोडक्ट हुआ ना, मतलब इसका मेन एम तो एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, इसका मेन एम तो फाइनेंस करना है। किसको फाइनेंस करना? माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, एमएसएमई का मेन काम है, एमएसएमई का मेन काम है, मतलब स्कीम का मेन काम है एमएसएमई को, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड करना, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस चीज को देख के आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मुद्रा से रिलेटेड ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फर्स्ट ऑप्शन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा योजना इज टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आ गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज अंडर द मुद्रा योजना लोन्स कैन बी अवेल्ड ओनली थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, क्या मैंने ऐसा बोला क्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से ही सिर्फ आपको लोन मिल सकता है? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। मतलब कोई भी बैंक आपको लोन दे सकता है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक भी दे सकती है, बहुत सारी बैंक्स दे सकती है। ठीक है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड इज मुद्रा लोन्स एम टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द अनफंडेड सेक्टर। अनफंडेड सेक्टर में भी क्या, अनफंडेड सेक्टर में मैंने आपको बताया था, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल जो छोटे उद्योग हैं उनको एक तरीके से फंड दी जा रही है, उस अनफंडेड सेक्टर को मतलब एक तरीके से प्रमोट करा जा रहा है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। इसको टिक करके अब हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। ये फ्री फंड के क्वेश्चन है, ये आपसे छूटने नहीं चाहिए और हम हर एक दिन एक स्कीम को कवर कर लेंगे और पुरानी स्कीम को रिवाइज भी कर लेंगे। अब हमको ये पता चल चुका है कि जो फेम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और जो मुद्रा योजना है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड बिहार न्यूज है। बिहार न्यूज में क्या है, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मीट हुई है। कहाँ पे हुई है? ये पटना में हुई है। इसको हेड किसने किया है? इसको हेड किया है हमारे जो मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, जो मिनिस्टर है कौन है? बिहार के चिराग पासवान जी, उन्होंने हेड किया और उसमें उन्होंने बात करी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अभी 2 फूड पार्क है जो आपको थोड़े बहुत इसको याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट फिर भी याद कर लो एज अ सेफ साइड रहने के लिए। पहला क्या है, प्रिस्टिन मेगा फूड पार्क कहाँ पे? खगड़िया में। खगड़िया में 2 रिवर भी मिलती है। ठीक है, उस रिवर का आपको नाम लिखना है। प्लस खगड़िया में एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम भी है, मतलब सबसे कम तो शेवर में है पर खगड़िया में भी सबसे कम है। कितनी है? 0.03 अराउंड, इतनी पॉपुलेशन है खगड़िया में एसटी की। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सेकंड फूड पार्क कहाँ पे? श्री कंगन फूड पार्क कहाँ पे? बेगूसराय। तो 2 याद रहेगा आपको, प्रिस्टिन मेगा फूड पार्क खगड़िया और श्री कंगन फूड पार्क बेगूसराय। अब इनकी लोकेशन आप मैप में देख लेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होगा कि जो फूड मतलब जो रॉ फूड होता है, फॉर एग्जांपल एप्पल, जब उसको उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे और एप्पल का समझ लीजिए हम जैम बना देते हैं, तो एक तरीके से उसे प्रोसेसिंग से होते हुए हमने उसे गुजार दिया और उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया और फिर उसको महंगे दाम पे उसको बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये लेबर इंटेंसिव भी है और यहाँ से सीधा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होगा उसको हम एक तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू होते हुए उसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसका जो दाम भी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब उस एक एप्पल से उतना दाम नहीं मिलेगा, हो सकता है 10 ही रुपये मिले एक फार्मर को, पर उस एक एप्पल से बनाए हुए जैम का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए भी जरूरी है। कहाँ पे? बिहार में। तो इसी के बारे में बात करिए किसने?
चिराग पासवान जी ने। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी चाहिए। किसमें लेनी चाहिए? वर्ल्ड फूड इंडिया में। वर्ल्ड फूड इंडिया कब हो रहा है? 19 से 22 सितंबर के बीच में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हो रहा है। एक तरीके का कॉन्फ्रेंस टाइप का है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे आएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने आमंत्रण भी दिया है कि बिहार को बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी चाहिए वर्ल्ड फूड इंडिया में, जो कि 19 से 22 सितंबर के बीच में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में। इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकंड बिहार से रिलेटेड न्यूज़ क्या है? शैलेश कुमार सिन्हा। शैलेश कुमार सिन्हा कौन है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्हें लोकपाल बना दिया गया है। कहाँ पे लोकपाल बना दिया गया? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। ठीक है, इसे हाईकोर्ट ने लोकपाल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यह देखा गया था कि बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हो रही थी। मतलब यह देखा गया था कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हो रही थी और बच्चों को, जो कि खिलाड़ी है, उनको गलत तरीके से लिया जा रहा था पैसों के दम पे। तो यह धांधली को देखते हुए इनको लोकपाल बना दिया गया शैलेश कुमार सिन्हा। और यह पुराने रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं हाईकोर्ट के। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, नाम को आपको याद रखना होगा, शैलेश कुमार सिन्हा। शैलेश से याद रखना, शैलेश मतलब शांत कर देंगे ये जितने भी क्रिकेट में जो भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, एक तरीके से उनको शांत करने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? शैलेश कुमार सिन्हा। ठीक है, याद रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूज देख लो। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया। ठीक है, ये भी देख लो, बिहार क्रिकेट संघ में करप्शन पर कसेगी नकेल। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से करप्शन बहुत ज्यादा होता, इसलिए शैलेश कुमार सिन्हा को भेजा गया। शैलेश से याद रहेगा, मतलब शांत कर देगा ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, जो भी भ्रष्टाचारी करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। नेशनल न्यूज क्या है? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ है? वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या हो गया? वेस्ट बंगाल असेंबली पासिस रेजोल्यूशन अगेंस्ट एफर्ट्स टू डिवाइड द स्टेट। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कौन से स्टेट में ऐसा देखा गया है कि वहां पे एक रेजोल्यूशन पास करा गया अगेंस्ट किसके? कि स्टेट को हम लोग डिवाइड नहीं होने देंगे इसके। ठीक है, क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई थी कि वेस्ट बंगाल का विभाजन होने वाला है। तो उसी के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के जो असेंबली है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया है कि वेस्ट बंगाल को हम डिवाइड नहीं होने देंगे। और ऑब्वियसली वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज को भी सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मतलब पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाल ही में रेजोल्यूशन पास करा गया कि वो लोग देश को डिवाइड नहीं होने देंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। क्या होगा उसका आंसर? वेस्ट बंगाल होगा। और इसको अनएनिमियस, मतलब जितने भी दल थे सबका सपोर्ट मिला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड विजन डॉक्यूमेंट 2047 से रिलेटेड है। ठीक है, अभी विजन डॉक्यूमेंट क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, पर इसे आप याद कैसे करेंगे? अभी विजन के बारे में सिर्फ दो ही लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। कौन? एक तो पीएम मोदी और सेकेंड एक नए हैं चंद्रबाबू नायडू। मतलब ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्हीं के अंडर में अमरावती भी बन रहा था। इससे पहले इससे रिलेटेड आपने न्यूज़ सुनी होगी। अमरावती को आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाया जा रहा है और अभी आंध्र प्रदेश में कोई भी कैपिटल नहीं है। इससे पहले क्या था? तेलंगाना था, बट वो तेलंगाना नहीं था, हैदराबाद था, पर अब हैदराबाद तेलंगाना को दे दिया गया है। ठीक है, तो अब चंद्रबाबू नायडू ने विजन 2047 की बात करी गई है। मतलब विजन 2047 तक मतलब कितनी डेवलपमेंट हो चुकी होगी उसके बारे में इसमें बात करी गई है। प्लस इन्होंने यह ऑर्डर भी दिया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने मंडल में, डिस्ट्रिक्ट का और मंडल का विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसका अलग से निकालेंगे। मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का भी निकालेंगे और मंडल का भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकालेंगे। तो याद रहेगा आपको, विजन डॉक्यूमेंट 2047 किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आंध्र प्रदेश, और इसमें चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकालेंगे। याद रहेगा, विजन के बारे में कौन बात कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव इंसान है। इनकी बायोग्राफी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एसटी रिजर्वेशन इन गोवा। तो क्या अभी तक गोवा में एसटी रिजर्वेशन नहीं था क्या? तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि गोवा में एसटी की जो पॉपुलेशन थी पहले बहुत ज़्यादा कम थी, पर अब इसमें एसटी रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। अभी गोवा में कितनी सीट्स हैं? गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल अभी 40 सीट्स है। उसमें से जो एक सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, पर एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं थी। पर अब वहाँ पे एक तरीके से एसटी को भी रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है और इसमें मतलब पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एसटी रिजर्वेशन कौन सा स्टेट में दिया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे गोवा। क्या याद रखेंगे? गोवा। अब आप इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन बताइए कि गोवा को कौन से ईयर में आज़ादी मिली थी? ठीक है, कौन से ईयर में आज़ादी मिली थी, ये चीज़ आप बताएंगे। एसटी से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ
कि एसटी की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, तो इसमें इसकी इंडिया में पॉपुलेशन है 8.6%, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग जो टोटल पॉपुलेशन के 8.6% है। और एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी की पॉपुलेशन है 16.6%। तो याद रहेगा एसटी की 8.6 और 16.6, 8.6 और 16.6 याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एसटी की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट में एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर होगा एमपी में, ठीक है। और परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो वो होगा मिजोरम। मतलब परसेंटेज वाइज टोटल पॉपुलेशन का कौन से स्टेट में एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो है मिजोरम में, इसके अराउंड 94% के आसपास है। एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लेना। पर एमपी में नंबर वाइज सबसे ज्यादा है, नंबर में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे रहते हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे एसटी है ही नहीं, मतलब वहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन नहीं है, तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पंजाब एंड हरियाणा में कोई भी एसटी की पॉपुलेशन नहीं है। सेकंड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन नहीं है, उसके लिए आप याद रखेंगे, एक तो दिल्ली में नहीं है, एक चंडीगढ़ में नहीं है और पुडुचेरी में नहीं है, ठीक है। ये 3 जगह पे एसटी की पॉपुलेशन है ही नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एसटी से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखेंगे कि बिहार में इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो बिहार के टोटल पॉपुलेशन के अगेंस्ट यहाँ पे 1.68% एसटी है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.68% ही पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। सुनने में लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी एसटी की, बट नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे, किसमें है, कटिहार में है, किसमें है, कटिहार में है, ठीक है। उसके बाद किसमें है, जमुई में है, उसके बाद किसमें है, बांका में है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कटिहार में है, जमुई में है और बांका में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, कटिहार में, यहाँ पे कितनी है, अराउंड 5.9%, यहाँ पे कितनी है, अराउंड 5.8%, और बांका में कितनी है, सॉरी 4.8%, यहाँ पे कितनी है, 4.7%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कटिहार में 5.9%, उसके कम जमुई में और उससे कम बांका में। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे, सबसे कम पॉपुलेशन है शिवहर में, कितनी, शिवहर यहाँ पे है 0.03%, और दरभंगा में, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 0.03%। और अभी मैंने आपको खगड़िया भी बताया, खगड़िया में भी पॉपुलेशन एसटी की बहुत कम है, 0.03%। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कटिहार में है, और सबसे कम कहाँ पे, शिवहर में। ये आपको एसटी से रिलेटेड पता होना चाहिए। अभी एसटी से रिलेटेड बिल कौन से स्टेट में आया है, वो आया है गोवा में, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि बॉडी से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन देखे गए हैं आपके एग्जाम्स में, बीपीएससी में। तो जितनी बॉडीज हैं जो भी आएंगी, क्योंकि स्टैटिक का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कहीं से कुछ भी आप पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आपको कवर करते हुए चलना है, तभी आपका स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट हो पाएगा। आपको लगेगा क्वेश्चन स्टैटिक से है, बट वो करंट से ही एक तरीके से उठ के आया, क्योंकि करंट में टॉपिक चल रहा था। पहले इसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा कि पहले भी ये जो टॉपिक्स थे न्यूज़ में चल रहे थे, इसलिए क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या है, एडीआईएफ मूव्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई अगेंस्ट गूगल के खिलाफ एडीआईएफ चला गया, वहाँ पे ड्रैग कर लिया उसको, और ये बोला है कि ये लोग मतलब एक तरीके से माल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम यह है कि इंडिया में मार्केट में एक तरीके का कंपटीशन बनाए रखना। क्या करना, कंपटीशन बनाए रखना, मतलब कोई भी जो बड़ी कंपनी है, मतलब कोई भी बड़ी शार्क है, वो छोटी मछली को खा ना रही हो, ये देखते रहना है कि कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खा ना रही हो। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर जियो और एयरटेल ये डिसाइड कर ले कि ये दोनों मिलके ही एक साथ हमेशा रेट बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, एक तरीके से इन्होंने डुओपोली अपनी मार्केट में बना ली है, अभी हमेशा अपना रेट ऐसे करके बढ़ाते रहेंगे, दोनों मिलके बातें कर लेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है, कि हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। या आपने देखा होगा कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जब बड़ी कंपनी को डर लगता है कि छोटी कंपनी उसे टक्कर दे सकती है या उसके मार्केट को कैप्चर कर सकती है, तो पहले एक मोटा रकम देके जो बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को खरीदने की कोशिश करती है। तो एक तरीके से कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश करती है। जब कॉम्पिटिशन को खत्म करने की बात आती है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आ जाता है और कहता है कि ये हम नहीं होने देंगे, ठीक है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, इसकी स्थापना हुई कब, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 ला के। क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 ला के। और इससे पहले भी एक एक्ट था, वो क्या था, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर एक राघवन कमेटी बैठी, क्या बैठी, राघवन कमेटी,
और राघवन कमेटी लाने के बाद यह डिसाइड करा गया, मतलब यह रिकमेंडेशन दी कि एमआरटीपी एक्ट को हटा दो और उसकी जगह एक नई एक्ट लाओ, कंपटीशन कमीशन एक्ट। ठीक है, अब सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम क्या है कि जो कंपटीशन है उसको मार्केट में मेंटेन करके रखना। इसका मेन काम क्या है कि कंपटीशन में मेंटेन करके रखना। जो भी कंपनीज, बड़ी कंपनीज का मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, उस पर नजर रखती है ये, और ये अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स में निकालती है हर एक साल। ठीक है, तो इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 बता दिया मैंने, रिपील बता दिया, एमआरटीपी को रिपील कर दिया गया। थर्ड इज अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है? इसकी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं करता, ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट नहीं करता। बहुत लोग प्रेसिडेंट लगा देंगे, नहीं तो गवर्नर लगा देंगे, प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं करता, सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन में एक तो होता है चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब 6 मेंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 6 हो, कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा ही ज्यादा 6 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब जनरली एक चेयरमैन रहता है और 6 मेंबर्स रहते हैं इसके, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में होनी चाहिए, जिसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ये लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर बनने के लिए भी होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। नहीं तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई खास बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है, इंटीग्रिटी भी है, नॉलेज भी है, प्लस उसको एक्सपीरियंस भी है किसमें, बिजनेस में 15 साल से ज्यादा का, और इंटरनेशनल ट्रेड में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो मेंबर्स बन सकता है। ठीक है, तो सीसीआई के बारे में हमको पता चल गया कि कौन कौन मेंबर बन सकता है, प्लस को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसका कंपोजिशन क्या होता है? 1 + 6, मतलब 1 एक चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार आप इसको देख लो, इसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये मैंने कटआउट डाल रखा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का, ये कुछ इस टाइप की दिख रही है। ठीक है, इसमें उन्होंने बता रखा है कि इनका क्या क्या काम है, ये तरीके से बातें मतलब बता रखी है इन लोगों ने कि ये रिपोर्ट्स निकालते हैं और मर्जर ये सब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। आईएएस ऑफिसर है रवनीत कौर, इनको सीसीआई का चेयर, कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन मतलब चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। कब इनको नियुक्त करा गया? ये हाल ही के दिन में किया गया, अक्टूबर या मई है 2023 में। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है रवनीत कौर के बारे में कि कौन है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन है। ठीक है, इससे पहले आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा जा चुका है और सेबी के चेयरमैन के बारे में भी पूछा जा चुका है। सेबी के चेयरमैन के बारे में कल मैंने आपको बता दिया, उनका नाम आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो है वो क्या, जो अभी के जो गवर्नर है वही लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है क्या आरबीआई के, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, तो रवनीत कौर याद रहेगा नाम। रवनीत कौर किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये चेयरमैन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ये नाम याद होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया हुआ है, कब? 2020 में, मतलब ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, फिर से आ सकता है। क्या है? हु इज द चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। आरबीआई का पूछा जा चुका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पूछ लिया है, सेबी का आपको याद रखना है। जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं इनके बारे में, इनका जो चेयरमैन है इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में तो अभी कोई नहीं है। अभी कौन है? रवनीत कौर, याद रखेंगे रवनीत कौर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं सीधा, ये जो बड़ी जो बॉडीज है इनके जो चेयरमैन है, चेयरवुमेन है, चेयरपर्सन है, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 2022 में क्या पूछा गया था? विच कमिटी सजेस्टेड द एनेक्टमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन एक्ट? ठीक है, तो ऑप्शन में है रंगराजन कमेटी, एसवीएस राघवन कमेटी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? राघवन कमेटी के बारे में बताया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राघवन कमेटी मैंने आपको बताया था कि एमआरटीपी के एक्ट को रिपील करके कंपटीशन एक्ट लाया गया 2002 में, उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? राघवन कमेटी ने। ठीक है, तो ये सिंपल इजी सा आंसर है। विजय केलकर कमेटी ने क्या दी थी रिकमेंडेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। प्लस कल मैंने एक मल्होत्रा कमेटी के बारे में बताया था, वो आप जाके दोबारा देखेंगे। मल्होत्रा कमेटी ने किसकी रिकमेंडेशन दी थी? सेबी की। किसकी दी थी? सेबी की। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1999 में, और 2000 के आसपास, शायद 2000 में सेबी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक उर्जित पटेल कमेटी के बारे में बताया था। उर्जित पटेल कमेटी ने ही इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। मैं इन्फ्लेशन की रिकमेंडेशन दी थी कि इन्फ्लेशन किसके बीच में होना चाहिए? 4 ±2, मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। 4% रहे तो आइडियल रहेगा। ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? उर्जित पटेल कमेटी ने दी थी। और उर्जित पटेल कमेटी ने ही किसकी रिकमेंडेशन दी थी? ये दी थी इन्होंने
एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी, ठीक है। तो एमपीसी की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 2016 में। और इन्फ्लेशन की बात किस में हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी? उर्जित पटेल कमेटी ने की थी। और इन्फ्लेशन को टारगेट कब से करना स्टार्ट किया आरबीआई ने? कब से स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया 2016 से। और इनका काम क्या है कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना, कैसे? रेपो रेट डिसाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट देखते हैं। द सीसीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये मैं बता चुका हूँ, स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, ये तो सही है, सिंपल आंसर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीआई आर टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये तो सही है कि कंपटीशन को बनाए रखना है मार्केट में, ये इसका काम है। थर्ड देखते हैं। द सीसीआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स, ये भी बिल्कुल सही है, दिख रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो ये थर्ड इज रॉन्ग, तो 1 और 2 इज करेक्ट। ये आप याद रखेंगे कि पूरा ऑप्शन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, कहीं पे भी एक आपके लिए गड्ढा खोद के रख सकता है एग्जामिनर, ठीक है, ताकि आप उसमें गिर जाए, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। 1 और 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज नहीं करते, कौन करते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कोल इंडिया आइज लिथियम इन चिली। अब ये टॉपिक मैंने क्यों डाला है, ये स्लाइड्स मैंने क्यों डाली है, क्योंकि लिथियम से रिलेटेड अभी लास्ट के 1-1.5 साल में लगातार न्यूज आ रही है और इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट के करीब 1-1.5 साल में 3-4 जगह से ही लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में, जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो ये कभी भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, मतलब इस बार के बीपीएससी एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि कोल इंडिया ने आई क्या है लिथियम इन चिली, ठीक है, मतलब चिली में जो लिथियम रिजर्व्स है उनकी तरफ अब ये कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया जो इंडिया की कंपनी है, प्राइवेट वो पब्लिक कंपनी है, ये देख रही है, मतलब वहां से लिथियम निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं चिली के बारे में कि चिली एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? लिथियम का। प्रोड्यूसर होना और रिसोर्स होने में डिफरेंस होता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 36% ऑफ टोटल ट्रेड है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है लिथियम का, ये आपको पता होना चाहिए। लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे लार्जेस्ट रिजर्व नहीं है पर प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है जो लिथियम को रिफाइन करती हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? लिथियम का। और जो चिली है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ये 36% ऑफ टोटल ट्रेड को कंट्रोल करता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। ये लिथियम की मैंने एक तरीके से लोकेशन दे दिया है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि कहाँ पे, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी रिसेंट के दिनों में बहुत अलग अलग जगह पे लिथियम के रिजर्व्स मिले, तो एक बार हम देख लेते हैं कहाँ मिले। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में मिले। न्यूज़ क्या था कि इंडिया टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय दिसंबर, ठीक है, मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो मिले थे, रिजर्व्स मिले थे, अब उसको ऑक्शन करने की बात करी जा रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ मिले थे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन है सलाल हैमाना एरिया। कहाँ पे? सलाल हैमाना एरिया ऑफ द रईसी डिस्ट्रिक्ट। रईसी डिस्ट्रिक्ट में भी अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, जो बच्चे वैष्णो माता जा रहे थे उनके ऊपर। तो याद रखेंगे रईसी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हैमाना एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। सलाल, एक सलार मूवी आई थी, तो वैसे ही सलाल हैमाना सलाल हैमाना एरिया, ठीक है, इन रईसी डिस्ट्रिक्ट, याद रहेगा। सलाल हैमाना एरिया इन रईसी डिस्ट्रिक्ट, सलार मूवी से आप याद रख लेना। सलाल हैमाना एरिया इन रईसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम रिजर्व कितने मिले हैं? यहाँ पे 5.9 टन लिथियम रिजर्व मिले हैं। और इंडिया जिसके पास बिल्कुल भी रिजर्व एक तरीके से ना के बराबर थे, वो सीधा 7th लार्जेस्ट रिसोर्स वाला कंट्री बन गया लिथियम का, ठीक है। और लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करेंगे और ऑयल से डिपेंडेंस हम अपनी हटा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो लिथियम की जो कंडीशन है, लिथियम अभी जो हम मंगवाते हैं वो कहाँ से मंगवाते हैं? चाइना से, ठीक है। तो चाइना से मंगवाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाद में कभी वॉर होती है या टेंशन वाली सिचुएशन होती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में चाइना चुपचाप मना कर देगा कि हम आपको लिथियम देंगे ही नहीं। अब लिथियम का काम क्या है? लिथियम का काम जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो गाड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, प्लस जो भी चार्जर ये सब होते हैं, बैटरी जो होते हैं, इन सब में काम आती है। मतलब जो भी बैटरी से रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन मिलेगा उसमें लिथियम का काम होता है, ठीक है। तो लिथियम के लिए आप याद रखेंगे एक कीवर्ड, लिथियम के लिए क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और बैटरीज, ठीक है। तो
तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। लिथियम का कनेक्शन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और बैटरी से, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ मिला, सलाल हिमाना एरिया में, ठीक है। और देखते हैं कहाँ कहाँ मिला है। और मिला है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ मिला है, रेवांत हिल इन देगाना, नगौर। नगौर तो फेमस है, सब लोग जानते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो नगौर डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ के लिए फेमस है आपको उसमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो कहाँ है, रेवांत हिल इन देगाना एरिया, रेवांत हिल इन देगाना एरिया इन नगौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे भी आ सकता है कि रईसी डिस्ट्रिक्ट, नगौर डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके, और सीधा एरिया का भी नाम दे सकते हैं। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा आपको लिख कर देगा कि नगौर डिस्ट्रिक्ट में ये इस जगह पे मिला है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे भी आ सकता है, और सीधा एरिया भी पूछ सकते हैं, जैसे सलाल हिमाना एरिया और रेवांत हिल, ठीक है। तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, तो आप ये देख लेंगे, ठीक है। न्यूज़ क्या बनी थी, आफ्टर JNK लिथियम रिजर्व फाउंड इन राजस्थान कैन मीट 80% ऑफ इंडियाज डिमांड, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। मतलब इंडिया जिसकी डिपेंडेंस थी, जो अपनी 70 से 80% जो इम्पोर्ट है वो कहाँ से करता था, चाइना से, अब ये खुद की अपनी 80% कमी तो खुद ही भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पूरी करनी स्टार्ट नहीं कर दी, क्योंकि अब इसको रिफाइन करने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि सारे जो रिजर्व्स हमें मिले हैं ये इन्हें निकालना फिजिबल है कि नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले भी मिल चुके हैं, 1999 में भी मिले थे, पर उस टाइम यह देखा गया था, उस टाइम लिथियम का इतना ज़्यादा काम नहीं था, और हम लोग सोचते थे कि अगर इस निकालेंगे तो निकालने में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा तो हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि लिथियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पर अब बहुत ज़्यादा लिथियम इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि लिथियम को हम क्या कहते हैं, लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये एक नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस, लिथियम इज अ नॉन फेरस मेटल, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा लिथियम इज अ फेरस मेटल, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, लिथियम इज अ नॉन फेरस मेटल, और लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन से मेटल को व्हाइट गोल्ड कहते हैं या किसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, तो उसे लिथियम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ मिल गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान मिल गया। थर्ड देखते हैं कहाँ मिला है, झारखंड में। झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट में मिला है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कोडरमा में, गिरिडीह, ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और हजारीबाग, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको ध्यान रखने, कहाँ पे, कोडरमा में, गिरिडीह में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में और हजारीबाग में कहाँ क्या मिला है, लिथियम मिला है झारखंड में। और कर्नाटका में कहाँ मिला है, मरलागला एरिया ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मरलागला एरिया ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में मिला है। इन सबको मैंने सम अप करके एक जगह लिख दिया। कर्नाटका में 1600 टन मिला है लिथियम, ठीक है। एक बार सम अप करके मैंने लिख दिया। JNK में सलाल हिमाना एरिया ऑफ रईसी डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में रेवांत हिल इन देगाना एरिया नगौर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में मरलागला एरिया ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम और हजारीबाग में, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो ये आपको पूरा एरिया आपको याद होना चाहिए, इसे आप अपने दिमाग में पूरा छाप लो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में मिला है, कर्नाटका में मिला है, राजस्थान में मिला और झारखंड में मिला है, ठीक है। तो ये भी रिसेंट के लास्ट के 1-1.5 साल में इतनी जगह मिल गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का आएगा, तो आप इसको रेडी करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट मैंने पूरा निकाला है आपके लिए, तो आप कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। इंडिया देखो, इंडिया कौन सी पोजीशन पे आ चुका है, और ये देख लेते हैं हम लोग, बस यही है मेन चीज़। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ लिथियम कौन कौन से, मैंने क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके पास चिली से कम रिसोर्सेज है, मतलब लिथियम के रिसोर्सेज कम है, पर यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है अच्छी खासी डेवलप्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे, चाइना के पास सिर्फ 8% है, सिर्फ 8% ऑफ टोटल लिथियम रिजर्व है, उसके बाद भी ये थर्ड नंबर पे प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया इंपोर्ट 70 to 80% ऑफ लिथियम फ्रॉम चाइना, 70 से 80% जो लिथियम है वो हम चाइना से मंगवाते हैं, और चाइना के पास सिर्फ 8% ऑफ टोटल लिथियम रिजर्व है, उसके बाद भी ये थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लिथियम का, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो ABC याद कर लो, अर्जेंटीना, ऊपर बोलीविया और इधर चिली। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को क्या कहते हैं हम लोग, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा लिथियम ट्रायंगल ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। एक बार मैं आपको इस मैप में दिखा देता हूँ, साउथ अमेरिका का ये रहा मैप, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ठीक है। ये जो 3 कंट्रीज है, ये एक तरीके से लिथियम ट्रायंगल बना रही है। क्या बना रही है, लिथियम ट्रायंगल। इससे पहले मैं आपको गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, मैं आपको बताया था उसका आंसर, वो रिलेटेड है ओपीएम से रिलेटेड, मतलब वो एक तरीके से ड्रग से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं
कि द लिथियम ट्रायंगल ऑफ अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया अकाउंट फॉर रफली 50% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम रिसोर्सेज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितने लिथियम के रिसोर्सेज है उसके 56% तो सिर्फ इन 3 कंट्रीज में। ठीक है, चाइना के पास सिर्फ वर्ल्ड के 8% रिसोर्सेज है और ये उसके बाद भी 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है। अर्जेंटीना के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है लिथियम के, उसके बाद भी ये 4थे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, बस रिसोर्सेज है उसके पास। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चिली के बारे में आपने चिली की लोकेशन देख ली, ये कहाँ पे, आपने ये भी देख लिया कहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में। ठीक है, आसपास की कंट्रीज देख लीजिए, राइट साइड में मतलब ईस्ट में इसके अर्जेंटीना, ऊपर है बोलीविया, और ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर बनाती हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, ये पेरू से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है चिली के बारे में, कि चिली जो है वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत ही ऐसी कम कंट्रीज है, आई मीन 2 ही कंट्रीज है जो कि साउथ अमेरिका से बॉर्डर शेयर नहीं करती। वो कौन कौन सी है, एक तो चिली है और एक इक्वाडोर है। ठीक है, चिली और इक्वाडोर जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती, मतलब चिली भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है, इस माउंटेन का आपको नाम याद होना चाहिए, ये ऐसे करके है कुछ। ठीक है, उसका नाम है एंडीज माउंटेन। क्या है, एंडीज माउंटेन। और ये एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है क्या, ये आपको सोचना है, देखना है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसे आप एक बार सर्च कर लेंगे, पता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल है, एक तो है चिली, अर्जेंटीना, एक बार लिख लेंगे, चिली प्लस अर्जेंटीना, फिर ऊपर बोलीविया प्लस यहाँ पे पेरू, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और फिर वेनेजुला, मतलब टोटल 7 कंट्रीज है। बोलीविया में सबसे ज़्यादा एरिया किसका पड़ता है, एंडीज माउंटेन का पड़ता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि एंडीज माउंटेन का सबसे बड़ा एरिया कौन से कंट्रीज में पड़ता है, तो वो बोलीविया में पड़ता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से रिलेटेड। ठीक है, बोलीविया में और पेरू में यहाँ पे एक आपको ये ब्लू कलर का डॉट टाइप का दिख रहा होगा, इसे कहते हैं लेक टिटिकाका। क्या कहते हैं, लेक टिटिकाका। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे प्लैनेट अर्थ पे ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, ये है लेक पूपो। क्या है, लेक पूपो सूख भी रहा है इसलिए भी ये न्यूज़ में रहता है, लेक पूपो। ये इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये है एंडीज माउंटेन। ठीक है, अर्जेंटीना। यहाँ पे चिली में आप देख लीजिए, यहाँ पे एक जगह का नाम है अरिका। क्या है, अरिका क्या है, ये ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। और यहाँ पे एक डेजर्ट है, वो है अटाकामा डेजर्ट, वो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन अर्थ है, ऑन अर्थ है। ठीक है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ। क्यों ड्राइएस्ट क्यों रह गया, ड्राइएस्ट इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट आती है। इन कोल्ड करंट का नाम क्या है, हमबोल्ट करंट लिख देता हूँ मैं, हमबोल्ट करंट आती है। अब कोल्ड करंट होगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो यहाँ बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये ड्राइएस्ट एरिया है एरिका। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे, पैटागोनिया डेजर्ट है। और देख लेते हैं क्या किसमें देखा जा सकता है, इक्वाडोर है। यहाँ पे इक्वाडोर का एक यहाँ पे आइलैंड है, वो है गैलगापोस आइलैंड। ठीक है, गैलगापोस आइलैंड, ये देख लेंगे। और देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ा जा सकता है, बोलीविया के बारे में आपको पता चल गया, अर्जेंटीना के बारे में आपको पता चल गया। तो ओवरऑल आपको साउथ अमेरिका के बारे में पता चल चुका है। और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इनसे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, पर वो स्टैटिक का पार्ट है। करंट में जितना हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। तो आपको ध्यान रहेगा कि अर्जेंटीना प्लस बोलीविया प्लस चिली, ये किसका पार्ट है, ये लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है, ट्रेन सर्विस इंडिया और बांग्लादेश की। इंडिया और बांग्लादेश अभी कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में रहेगा। इससे रिलेटेड कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं उसमें, तो हम धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में आया है कि ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को सस्पेंड कर दिया है, ट्रेन सर्विस को सस्पेंड कर दिया। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप एक बार देख लो। ट्रेन का नाम क्या क्या है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है, मिताली एक्सप्रेस, जो कि 2022 में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले 2017 में बंधन एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले 2008 में मैत्री एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री, बंधन और मिताली। ये किसके बीच में चलती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2008, 2017 और 2022 में अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ रेल लिंक्स है, उसका नाम जान लेते हैं हम लोग। कल मैंने आपको बताया था सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगरतला और अखौरा रेलवे स्टेशन। इसे 1 नवंबर 2023 में इनॉग्रेट
कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये भी न्यूज़ में भी है, क्योंकि पूरा एरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे बीएसएफ की जो फोर्सेज है उसने पूरा एक तरीके से उसको कवर कर लिया उस वाले एरिया को, ठीक है। तो न्यूज़ में आ सकता है कि सस्पेंडेड भी है, प्लस अभी रिसेंटली इसको डेवलप करा गया था, ठीक है। तो क्या है, अगरतला स्टेशन इन इंडिया एंड अखौरा इन बांग्लादेश, ठीक है। देख लो अगरतला कहाँ है, ये त्रिपुरा में, और अखौरा अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब आप पूरा बांग्लादेश और इंडिया का मैप देखोगे तो इस साइड त्रिपुरा है और लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट साइड में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का अखौरा और इंडिया का अगरतला, ये एक रेलवे लिंक था। तो अगरतला और अखौरा किससे रिलेटेड है, इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड। 2021 में हुआ था इनॉग्रेशन हल्दीबारी और चिल्हट्टी का। उससे पहले कौन कौन से, पेट्रापोल और बिनापोल, गेडियो और दर्शना, सिंगाबाद और रोहनपुर, और राधिकापुर एंड बिरौल, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कौन सा आया 2021 में, हल्दीबारी और चिल्हट्टी, और उसके बाद आया अगरतला एंड अखौरा, ये याद रहेगा। अगरतला एंड अखौरा 2023 और हल्दीबारी एंड चिल्हट्टी 2021, ठीक है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। रेलवे का नाम याद होना चाहिए, जो रेलवे का नाम क्या है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा से रिलेटेड आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि इस अमीबा का नाम क्या है। इस अमीबा का नाम है नेगली फाउलरी, ठीक है। तो इस अमीबा का नाम याद रखेंगे। ये किस अमीबा की वजह से होता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा किस अमीबा की वजह से है, वो है नेगली फाउलरी। क्या, नेगली, फिर से याद रखेंगे, नेगली फाउलरी। इसकी वजह से यही ब्रेन ईटिंग अमीबा है जो नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू, मतलब माउथ के थ्रू और नेजल कैविटी के थ्रू ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वहाँ पे हो गया, वहाँ से ये ब्रेन में घुस जाता है और ठीक है, ब्रेन को बुरी तरीके से खत्म कर देता है और इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड निपा वायरस से रिलेटेड। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, ठीक है। जूनोटिक वायरस है और ये आरएनए वायरस है, ठीक है। और ये फैलता किससे, ये जनरली चमगादड़ में देखा गया था। चमगादड़ के सलाइवा में से या उसके पूप में से या उसके यूरिन में से, ठीक है। जैसे किसी फल पे उसने यूरिन कर दिया है या उसका सलाइवा टपक गया है, ठीक है, और उसी को मतलब कोई बच्चा खा लेता है या कोई भी मैच्योर इंसान है वो खा लेता है, तो उसको ये वायरस हो जाएगा, निपा वायरस हो जाएगा, ठीक है। इससे भी मौत हो चुकी है। इसे 2021 में इससे रिलेटेड सुनने में आया था, मतलब किसी को हो गया था, तो वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पे, 2021 में इससे रिलेटेड केसेस आए थे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। ब्रेन ईटिंग अमीबा से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी, मतलब जो केसेस आए थे वो भी केरला से आए थे। जितने भी इस टाइप के वायरसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो केरला से ही आती है। निपा भी केरला से ही, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। और एक और चीज़ आप ध्यान रख लो, निपा वायरस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 1998-1999 में। कहाँ से, म्यांमार और सिंगापुर, ये मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर। तो ये आपको नाम याद रखना है, मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया में एक जगह का नाम है निपा, तो वहाँ से इसका नाम निकाला गया है, ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड निपा वायरस से रिलेटेड है, ठीक है, कि इट कैन स्प्रेड थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, पूप, पी एंड ब्लड, ठीक है। तो इनसे ये फैल भी सकता है, ठीक है। बॉडीली जो फ्लूइड होते हैं इनसे ये फैल भी जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विनेश फोगाट के बारे में। इनके बारे में क्या न्यूज़ है, इनके बारे में एक बहुत सैड न्यूज़ आ रही है कि जो 15 kg वाला जो रेसलिंग था उसमें यह है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इनका वजन अभी 100 ग्राम ज़्यादा था। एक दिन पहले तक इनका जो वजन था वो 1 kg बढ़ गया था, फिर इन्होंने पूरी रात मेहनत करी, ठीक है। तो बहुत सारा जो वेट था वो उन्होंने शेड कर दिया था, बट फिर भी 100 ग्राम्स के लिए इनका वजन रह गया, तो पर ये इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इन्होंने जापान में जिसको हराया था, अब वो फाइनल्स खेलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी न्यूज़ है, तो इसको देखते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे। विनेश फोगाट के बारे में एक और चीज़ ध्यान रख लो कि पहली वुमेन रेसलर है जो कि गोल्ड मेडल तक पहुंची है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इनका ये लक देख लो कि मतलब लकी मान के चलो कि ये नहीं जीत पाई। ओलंपिक्स टली देख लेते हैं। हमारे पास अभी गोल्ड आने वाला था जो कि अब हमारे हाथ से निकल चुका है। ओलंपिक्स टली में देख लो कि इंडिया के अभी सिर्फ थ्री मेडल्स है और तीनों के तीनों ही ब्रॉन्ज है। और तीनों किसको मिले हैं, 2 तो मिले मनु बघेल को और 1 मिले स्वरूपजीत को, और तीनों ही एयर पिस्टल में मिले हैं, ठीक है। एयर पिस्टल से रिलेटेड एक और शूटर रहे हैं, कौन रहे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं, तो उनका नाम आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करा गया है
कहाँ पे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में मतलब किसकी रैंक कितनी ऊपर है, एक तरीके से ये दिखाया गया है। तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, सेकंड पे ये वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सेकंड पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पे 7th नंबर पे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक है उसी रैंक के आसपास है। कहाँ पे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जजेस की रैंक भी देख लो, जजेस की जो रैंक है वो कहाँ पे आप देख लो, 6 नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा की रैंक जो है बराबर रखी गई है, ठीक है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट की जो रैंक है वो जजेस से भी ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक बार हम लोग देख लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता न्यूज में क्यों थे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अब, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज है रुपी फॉल से रिलेटेड। रुपी फॉल मतलब रुपी गिर के अब कितनी हो गई, 84.09, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग 1947 से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो $1 किसके बराबर था, 3.30 रुपीज़ के बराबर। और 2024 में मई के महीने में था ये 83.28 के बराबर। और अब गिर के हो गया ये 84.09, क्योंकि जो FPI है, FPI आपको मैं बता चुका हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पुल कर लिया पैसा, ठीक है। इसलिए जो करेंसी थी हमारी रुपी, उसकी करेंसी घट गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, उनको रुपी गिरने से, मतलब जो करेंसी की वैल्यू गिरने से फायदा होता है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ने से, ये आपको बताना है। मतलब जो एक्सपोर्टर्स है उनको फायदा असली किस में होगा, जब रुपी की वैल्यू घटेगी कि रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, ये आपको बताना पड़ेगा। प्लस जो USA है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसा क्यों करती है कि अपनी जो करेंसी उसको मैनिपुलेट करती है, मतलब वो जानबूझ के अपनी करेंसी को नीचे गिराती हैं। वो क्यों करती है, क्योंकि USA भी ऐसी कुछ लिस्ट निकालता है कुछ कंपनीज की, कुछ कंट्रीज की, जिसमें उसने चाइना को भी रखा है, जापान को भी रखा है और इंडिया को भी रखा है, कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज मानी जाती है, पर ये जानबूझ के अपनी जो करेंसी है उसको नीचे रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में कुछ फ़ायदा उठा पाए। तो उस फायदे के बारे में आपको मुझे बताना होगा। प्लस आपको ये बताना होगा कि जब रुपी गिरेगा तो उसका जो फ़ायदा है वो एक्सपोर्टर को होगा कि इंपोर्टर को होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी जो नॉलेज है पहले से ज़्यादा बढ़ गई होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और यह क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2020 और 2022 में रिसेंटली ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।